जय हिंद बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.2। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और जल्दी खत्म भी हो जाएगी। और आज केवल हम ये पहला और दूसरा क्वेश्चन ही पढ़ेंगे बस। तो देखिए इस प्रश्नावली 5.2 में है क्या, जो हमने प्रश्नावली 5.1 को पढ़ने से पहले जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, अगर वो इंट्रोडक्शन आपको पता है तो उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो रिक्वेस्ट यही है हमारी आपसे कि आप इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो आपका है इंट्रोडक्शन। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो बात करते हैं इसके प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर पहले की। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। हमने आपको पहले ही बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो अभिधारणा है 5 होती है और जो अपगृहीत होते हैं, एक्सियम्स हमने आपको 7 बताया था। अपगृहीत को एक्सियम्स बोलते हैं, वो 7 थी। और जो अभिधारणा थी इसको पोस्टुलेट बोलते हैं, जो कि कितनी थी, 5 थी। तो जो पांचवा पोस्टुलेट है, 5वीं अभिधारणा है, उसको बोला गया कि किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि 5वीं अभिधारणा है क्या। तो आप अपनी बुक में देखेंगे कि 5वीं अभिधारणा क्या है। देखिए एक बार बुक में पढ़ लीजिएगा जरूर, हम पढ़ रहे हैं। देखिए आप अपनी बुक में देखिएगा, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। ये तो है आपकी अवधारणा की लैंग्वेज। इसी अवधारणा को आप अपनी लैंग्वेज में, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी साधारण सी लैंग्वेज में, अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में जो इस अभिधारणा को हम समझते कैसे हैं पहले उसको समझ लेते हैं, और जैसे जैसे हम समझेंगे सेम वैसे ही लिख देंगे। वही है सरलता। समझ में आ गया। तो देखिए क्या थी, जो 5वीं अवधारणा है उसमें यह कहा गया कि अगर 2 कोई सीधी रेखाएं हैं, मान लेते हैं एक सीधी रेखा ये है और एक सीधी रेखा ये है। देखिए दोनों सीधी रेखा है कि नहीं। देखिए ये इधर से इधर जा रही है, इसका नाम हम दे देते हैं AB। ये भी एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे रहेगी तो ही स्ट्रेट रहेगा, ऐसे रहेगी तो ही स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी दिशा में रहे, मतलब इसको हम स्ट्रेट नहीं बोलेंगे, इसको हम स्ट्रेट नहीं बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर्व के आकार का है, बट ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। लेकिन अगर ऐसे टाइप से इनको स्ट्रेट हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मुड़ी हुई है। मतलब ये स्ट्रेट उसको बोलते हैं जो जिस दिशा में जाए तो उसी दिशा में वो जाती रहे, अपने मार्ग से वो विचलित ना हो, मार्ग अपना बदले नहीं कि अब यहाँ से ये गई फिर यहाँ से बदल दिया, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते। तो 2 सीधी रेखाओं का मतलब हुआ कि 2 सीधी रेखाएं हैं। मान लेते हैं ये दोनों सीधी रेखाएं हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है तो इनको हम हटा देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 2 सीधी रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो मान लेते हैं कोई तीसरी रेखा क्या कर रही है, इसको इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, कट कर देगा। तो इसके कहने की ये मतलब है कि देखिए एक कोण यहां पर, देखिए यहां पर कितने कोण बनने, एक कोण यहां पर, एक कोण यहां पर, ये अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब ये इधर का जो कोण बन रहा है अंदर की तरफ, इसको हम अंतःकोण बोलेंगे, और ये ऊपर वाला वाह कोण हो जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे ही इस चैप्टर कंप्लीट होगा हम एक्सरसाइज कोण और रेखाएं स्टार्ट करेंगे। उसमें ये सारा अंतःकोण क्या होता है, वाह कोण क्या होता है, उसमें हम और अच्छे समझेंगे। बस इतना आप जान लीजिए, जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं इनको हम अंतःकोण बोलेंगे। तो देखिए एक अंतःकोण यहाँ बन रहा है, एक अंतःकोण यहाँ बन रहा है, यहाँ भी एक अंतःकोण बन रहा है, यहाँ भी एक अंतःकोण बन रहा है। 4 अंतःकोण बन रहे हैं। 2 रेखाएं और अगर कोई तीसरी रेखा कट करती है तो 4 अंतःकोण बनते हैं और 4 वाह कोण भी बनते हैं। तो ये हम चारों अंतःकोण का नाम लेते हैं।
मानते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4। ठीक है, अब देखिए इसके कहने का ये मतलब है कि अगर दो सीधी रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके दो अंतःकोणों का मान, दो अंतःकोणों का मान अगर दो समकोण के बराबर है, दो समकोण का मतलब क्या होगा, एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, एक समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और दो समकोण का मतलब होगा 90 + 90, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो दो समकोण का मतलब कितना हो गया 180 डिग्री से कम हो, दो समकोण से अगर कम है, जैसे अगर इन दोनों का मान दो समकोण से कम होगा या इन दोनों का मान, देखिए दो में से कोई एक ही ऐसा होगा जिनका मान दो अंतःकोणों से कम होगा, दो समकोण से कम होगा, या तो ये दोनों हो सकते हैं 180 से कम, या तो ये दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। दोनों का मतलब या तो ये 180 से कम हो सकता है या ये 180 से कम हो सकता है, दोनों 180 से कम नहीं हो सकते हैं, ना तो दोनों 180 से ज्यादा हो सकते हैं, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जिस तरफ 180 से कम होगा, इन दोनों का योगफल जिस तरफ 180 से कम होगा उसको, उस तरफ की अगर लाइनों को हम बढ़ा दें, देखिए इस तरफ की अगर हम लाइनों को बढ़ाते हैं, देखिए ये भी स्ट्रेट है, इसको भी आप स्ट्रेट इसी पोजीशन पे बढ़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या करती हैं, एक दूसरे को कट जरूर करेंगे। जिस तरफ का योगफल 180 से कम होगा उस तरफ की रेखाओं को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर प्रतिच्छेद एक दूसरे को जरूर करेंगे। जबकि इसी का अपोजिट इधर है कि अगर जिनका योग 180 से ज्यादा होगा, जिनका योग अगर 180 से ज्यादा होगा, उनको अगर उसी सीधी रेखा में बढ़ाते हैं तो वो कभी भी मिलेंगी नहीं। अब यहां पर हमारा थोड़ा कर्व जरूर हो गया क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है, बट ये सीधी रेखा हमने खींचने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इसको किस दर बढ़ाते जाएंगे तो ये कभी भी, दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, बट जिस तरफ 180 से कम एंगल रहेगा उस तरफ जरूर मिल जाएगी। तो अभी हमको यहां से तो नहीं पता चल रहा कि 180 से कम है, लेकिन अगर इन लाइनों को हम बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति तो जरूर ऐसी आएगी कि जहां पर ये क्या करेंगी, एक दोनों को प्रतिच्छेद करेंगी। तो इससे हमको प्रूव हो जाता है कि इस तरफ का जो एंगल होगा वो 180 से क्या होगा, 180 से कम है, और ये 180 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यह है पांचवा पास्टुलेट, पांचवी अवधारणा जो है, यही पांचवी अवधारणा है, और इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बाद जो क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो देखिए आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके, तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यदि दो सरल रेखाओं को, दो सरल या सीधी रेखाओं, कुछ भी ले सकते हैं, दो सरल रेखाओं को, ये दो सरल रेखाएं जो हमने ए और बी खींचा था, ए और बी, और इसका नाम सी और डी दे देते हैं। तो दो सरल रेखाएं को, यदि दो सरल रेखाओं को कोई तीसरी रेखा क्या करती है, एकदम साधारण लैंग्वेज में लिखना है, प्रतिच्छेद करती हुई मत लिखिए, काटती है लिखिए। यदि कोई तीसरी रेखा काटती है तो, कोई तीसरी रेखा क्या कर रही है, काटती है, तो जिन दो कोणों का मान, जिन दो कोणों का मान 180 से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा उस तरफ की रेखाओं को आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं जरूर
काटेंगी। ये हमने क्या किया है, जो पोस्टुलेट पांचवा था या अभिधारणा जो पांचवी थी उसको हमने अपनी लैंग्वेज में, एकदम सरल लैंग्वेज में हमने लिख दिया है कि अगर दो सरल रेखाओं को कोई तीसरी रेखा कट करती है तो इसके जो अंतःकोण होते हैं, यहाँ पर हमने कोण लिखा है, आप इसको अंतःकोण बना सकते हैं कि दो अंतःकोणों का मान जिस तरफ अगर 180 से कम होगा उस तरफ की रेखाओं को बढ़ाने पर वो किसी न किसी बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। बस आपको यही अभिधारणा को अपने लैंग्वेज में लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या अपने भी लैंग्वेज में आप बना के इसको लिख सकते हैं। सरलता से समझी जा सकी तो ऐसे लिख देंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अब देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो 5वीं अभिधारणा है, अभी हमने आपको 5वीं अभिधारणा क्या है समझा दिया है। अब वो बोला कि क्या 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के बारे में कुछ पता चलता है। यही चीज हमको बताना है कि क्या जो 5वीं अभिधारणा है हमारे पास, 5वां पोस्टुलेट है, उससे समांतर रेखाओं के बारे में क्या पता चलता है। औचित्य का मतलब होता है क्या पता चल रहा है। तो देखिए अभी जस्ट इसके पहला वाला क्वेश्चन हमने ये देखा कि अगर दो कोई सरल रेखाएं हों या सीधी रेखाएं हों, उनको अगर कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उनके ये दो कोण 180 से कम होंगे, 180 से कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि इन रेखाओं को अगर आगे की तरफ हम बढ़ा दे रहे हैं, आगे की तरफ क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं या स्ट्रेट बढ़ाएंगे तो ये किसी न किसी बिंदु पर कट करती है, कट कर रही है। इसलिए जो ये एंगल ए मानते हैं और एंगल 2 मानते हैं, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो भी मान होगा वो 180 से क्या होगा, 180 से कम होगा। इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों का मान जो है 2 समकोण से कम होना चाहिए, और 2 समकोण का मतलब होगा 180, और 180 से कम का मतलब ये हमने लिख दिया 180 से कम। इसका मतलब अगर दोनों कोणों का मान 180 से कम है तो ये रेखाएं कभी भी समांतर नहीं हो सकती। क्या कभी ये समांतर है? नहीं हो रही है। तो ये समझिए, तब समांतर रेखाएं किसको कहते हैं? थोड़ा समांतर रेखाओं के बारे में समझिए। ऐसी दो रेखाएं, थोड़ा सा बस यहां समझिए, ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे या पीछे किसी भी दिशा में बढ़ाया जाए, वो कहीं भी कितना भी इसको, इन दोनों रेखाओं को आगे हम बढ़ा दें या इन रेखाओं को कहीं भी हम पीछे की साइड बढ़ा दें, तो अगर ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस, इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस कब होती हैं कि इनको कभी आगे या पीछे हम बढ़ा दें तो ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, उसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो अगर ये 180 से कम हो जा रहा है भाई साहब, तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं। सॉरी, 180 से कम हो जा रहा है तो ये आगे चल के क्या हो जा रही हैं? मिल जाएंगे। तब ये कंडीशन तो नहीं कह रही कि ये समांतर, ये रेखा समांतर होगी। मतलब ये इस रेखा की बात कर रहा है। स्टार्टिंग रेखा तो ये था ना, ये ए बी सी डी, इसका मतलब ए बी नॉट पैरेलल टू, इज नॉट पैरेलल सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल नहीं होगी। अब देखिए, यही रूल नहीं होता है कि आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी मिले ना। समझ में आ रहा है ना? मतलब दोनों दिशाओं में बढ़ाया जाए तो कभी भी ना मिले। लेकिन यहां पर देखो, इस दिशा में बढ़ाने पर तो नहीं मिल रही है, बट इसको अगर पीछे मिला दे रहे हैं तो मिल जा रही है। इसलिए ये समांतर नहीं है, ये समांतर है। तो अब ये तो समझ गए हम समांतर नहीं की कंडीशन। अब समांतर की कंडीशन को 5वें पोस्टुलेट से समझना है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, क्या कह सकते समांतर रेखाओं के लिए क्या कह सकते हैं कि देखिए, एक रेखा अगर ये है ए और बी,
पांचवें पोस्टुलेट में क्या है कि दो सरल रेखाएं होनी चाहिए। तो एक सरल रेखा मान लेते हैं ए बी है, ए बी नाम अभी दिए तो ए बी ना दीजिए, इसको पी क्यू नाम दे दीजिए, पी और इसका नाम दे दीजिए क्यू, पी क्यू, और दूसरी का नाम दे दीजिए आप एल और एम, एल और एम। अब हम समांतर रेखा की कंडीशन बनाने चल रहे हैं। तो समांतर रेखा की कंडीशन कब आएगी? तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, तो मान लीजिए तीसरी रेखा इसको इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है। तो समांतर रेखाएं कब होगी? तो देखिए यहाँ पर चार अंतःकोण बनते हैं, एक अंतःकोण ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसको एक दे देंगे, इसको दो नाम दे देंगे, इसको तीन और इसको चार। अब समांतर किस कंडीशन में समांतर होगी? तो ध्यान में रखिएगा, जो एंगल एक और एंगल दो, यहां पर एंगल एक और एंगल दो को जोड़ने पर कितना आया था? 180 से कम आया था। बट अगर एंगल एक प्लस एंगल दो को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। मतलब इन दोनों को जोड़े तो भी 180 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़े मतलब एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़े तब भी 180 आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेखा PQ है और रेखा जो LM है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के समांतर। तो समांतर के लिए जो अंतःकोण है इनका योगफल 180 होना चाहिए, यहां पर 180 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ये 180 से कम हो रहा है तो इधर का जो एंगल, इसको अगर 103 कहे और इसको एंगल 4 कहें तो ये एंगल 3 और एंगल 4। अगर ये 180 से कम है तो ये दो एंगल 3 और एंगल 4 है, ये क्या होगा? 180 से ज्यादा होगा। अगर ये 180 से कम है तो ये क्या है? 180 से ज्यादा होगा, बिल्कुल। लेकिन यहां पर अगर कम ज्यादा है तो ये पैरेलल लाइन से नहीं होंगी। पैरेलल लाइंस कब होंगी? जब दोनों अंतःकोण 180 के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसी की बात यहां पर कहा गया है। ये भी और ये दोनों क्या होंगे? 180 के इक्वल होनी चाहिए। यही दो कंडीशन यहां पर बनता है, यहां पर ज्यादा की कंडीशन बनना है और यहां पे कम की कंडीशन बनना है। उम्मीद है आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे समझ में आया है। बस इतनी सी औचित्य निर्धारण करना था, बस इन्हीं दोनों चीज़ों को आपको समझाना है। तो इस प्रकार से आपका ये जो एक्सरसाइज 5.2 है ये कंप्लीट होता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा आपका वो प्रश्नावली 6 होगा, और 6th चैप्टर 9th के नज़रिए से तो इम्पॉर्टेंट है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन अगर 9th आपका एक्सरसाइज 6 क्लियर है तो आपको जो हाई स्कूल में अब जब जाएंगे आप तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। तो प्रश्नावली 6 को आप बहुत ही ध्यान से और आराम से देखिएगा। आज तक इतना ही बात करते हैं। जो प्रश्नावली 6 हम स्टार्ट करेंगे वो कल से करेंगे। थैंक यू।